आदमी ठोकर खाकर ही संभलता है। अरे पगले, आकाश में अकेले नहीं उड़ा करते, पक्षी भी तो अपना घोंसला बनाने धरती पर आया करते हैं। आज विवेक को नानी की यह बातें बरबस याद आ गई। उन्होंने घरों की बात कभी नहीं मानी, अपने ही में रहते थे खोए हुए। उन्हें देखते ही सब कोई मुंह फेर लेता है। माँ बाप का साया तो बचपन से ही छूट गया था। अंततः नाना नानी ने ही उन्हें पाला पोसा। छोटी उम्र में माँ बाप का साया उठ जाना किसी आपदा से कम नहीं। फलस्वरूप विवेक काफ़ी उदंड और जिद्दी बन गए, लेकिन उनकी बुद्धि काफ़ी तीव्र थी। पहले ही प्रयास में PCS में उनका चयन हो गया। अब नाना नानी उन्हें शादी की जिद करने लगे। नाना नानी की जिद के बाद विवेक एक लड़की पसंद करने गए। लड़की तो पहली नज़र में ही सबको भा गई थी कि विवेक प्रिया से अकेले में बात करना चाहते हैं, इसीलिए वह उन्हें लेकर छत पर चले गए। प्रिया जी देखिए, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि और मेरी निजी ज़िंदगी में कोई इंटरफेयर नहीं करेगी। मैं कहाँ जाऊँगा, क्या करूँगा, यह सब आपको जानने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। विवेक जी, आज के समय में तो लड़के लड़की बिल्कुल बराबर हैं और लड़कियां तो अपना सब कुछ अपने पति के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो पति को भी इस बारे में कुछ छुपाना नहीं चाहिए। देखिए प्रिया जी, मेरी शादी की यह पहली और आखिरी शर्त है। अगर आपको मंजूर हो तो हाँ करना, वरना ना कह दीजिए। प्रिया को इस रिश्ते में कोई बुराई नज़र नहीं आई, इसीलिए वह शर्त के साथ राजी हो गई। शादी के कुछ समय बाद ही विवेक दखल अंदाजी करने लगे। जैसे ही तुम छत पर क्यों जाती हो, इधर उधर क्या ताकती रहती हो, किससे बात करती हो? तुम्हारा काम घर पर ही रहना है और घर के काम करना है। इतनी ओल्ड मॉडल वाली थिंकिंग, वह भी इतने पढ़े लिखे इंसान की, यह कैसे संभव है? यही सोचकर प्रिया अक्सर ही तनाव में आ जाती थी। जीवन के इन्हीं उठापटक के बीच प्रिया एक बच्चे की मां बन गई, लेकिन छोटू आने के बाद भी उनके जीवन में कोई बदलाव नहीं आया। वही निरसता, वही उदासी, वही कलेश। यह तो रोज की बात हो गई। अब तो प्रिया का दम घुटने लगा। हद तो तब हो गई जब विवेक एक दिन अपनी सेक्रेटरी पूर्वी को घर लेकर आए। इधर उधर की बातचीत के बाद उन्होंने उसे टच करना भी शुरू कर दिया। पूर्वी तो काम के सिलसिले में घर आ गई थी। इस व्यवहार की उसे कतई उम्मीद न थी, इसीलिए वह जल्दी ही घर से निकल गई। इस तरह की हरकतों को देखकर प्रिया ने एक बड़ा निर्णय लिया और वह अपने बच्चे छोटू के साथ लेकर अपने मायके वापस आ गई, क्योंकि अब इस घर में इतनी शर्तों के साथ रहना उसके लिए संभव नहीं था। और आज की विवेक की इस हरकत ने तो उसका जीना और भी मुश्किल कर दिया था। सेक्रेटरी पूर्वी ने अपने सीनियर से विवेक की इन नीच हरकतों की शिकायत कर दी। सीनियर ने विवेक को अपने विभाग में बुला भेजा। मिस्टर विवेक, हमें आपसे यह इस तरह की व्यवहार की उम्मीद नहीं कर सकते थे। आपकी इन्हीं हरकतों की वजह से आपकी वाइफ भी आपको छोड़कर चली गई और आज आपने सेक्रेटरी के साथ यह गिरी हुई हरकत। सॉरी मैम, आई एम सॉरी। आगे से आपको कोई भी हरकतों की शिकायत नहीं मिलेगी। आप मुझे एक चांस तो प्लीज़ दीजिए। आपके पिछले रिकॉर्ड को देखते हुए आपको एक चांस दिया जा रहा है, नहीं तो आगे से आप निष्कासित हो सकते हैं। आज विवेक को अपनी नानी की बात याद आ रही थी कि आकाश पर न उड़ाकर घोंसले बनाने के लिए तो धरती पर ही आना पड़ता है। विवेक ने तुरंत नाना नानी को फ़ोन किया, क्योंकि वह नाना नानी का घर तो पहले ही छोड़ चुका था और अलग फ्लैट में रह रहा था। हेलो नानी, मैं कल आपके पास आ रहा हूँ और मैं प्रिया को भी मनाने की पूरी कोशिश करूँगा। चलो प्रिया, अपने घर चलो, मुझे माफ़ कर दो। छोटू भी आंगन में खेल रहा था। पापा को देखते उनसे लिपट गया।
नहीं विवेक, मैं आपके संग उसी नर्क में वापस नहीं जा सकती हूँ। मानसिक संताप, पीड़ा, दुख आपने मुझे दिया है, उसे मैं इतनी जल्दी इतनी आसानी से कैसे भुला दूँ। आपने मेरे इतने कीमती समय को, इतने कीमती वर्षों को बर्बाद कर दिया। इतनी मानसिक पीड़ा तो मैंने कभी नहीं झेली। मैं वापस से उन्हीं सब चीज़ों को दोबारा दोहरा नहीं सकती। मुझे माफ़ कर दीजिए विवेक, आप अपनी ज़िंदगी किसी और के साथ शुरू कर सकते हैं, मुझे कोई भी आपत्ति नहीं होगी। प्लीज़ 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 प्रिया, ऐसे मत बोलो, मुझे एक चांस तो दो। मैं समझ चुका हूँ, इंसान ठोकर खाकर ही समझता है। मैंने अपना फ्लैट भी छोड़ दिया है। हम वापस नाना नानी के घर चलेंगे और वह उन्हीं के संग रहेंगे। मुझसे अगर कोई गलती हुई हो तो नाना नानी मुझे कान खींचकर मुझे सचेत कर देंगे, और तुम तो हो ही मुझे समझाने के लिए, मुझे संभालने के लिए। प्लीज़ मेरी ज़िंदगी, मेरी बात मान लो और वापस चलो। विवेक को इतना प्रेस करने के बाद प्रिया भी पुरानी बातें भूल गई और अपने पिया जी के साथ वापस अपने ससुराल चली आई। दोस्तों, सच ही कहा गया है, आदमी को खाल लाख समझाओ वो संभलता नहीं, ठोकर खाकर ही संभलता है। आपको यह कहानी कैसी लगी, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर बताइएगा। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।